चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु के पार्ट सेकंड में हम आज पढ़ने वाले हैं आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिक जो हैं उनके उदाहरण हैं NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल NaCl लेकर आपको समझाता हूँ कि आयनिक यौगिकों की डेफिनेशन अपन कैसे दे सकते हैं। NaCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये Na प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये Na जो है सोडियम धातु है और क्लोरीन एक गैस है, तो ये हो गई अधातु। क्या हो गई? अधातु हो गई। तो अगर Na के ऊपर प्लस आया, Na के ऊपर क्या आया? प्लस। तो Na के ऊपर प्लस कैसे आएगा? Na के ऊपर प्लस आता है जब वह इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि त्यागने वाले पर जिसके पास ज़्यादा होंगे वही त्यागेगा। तो त्यागने वाले पर तो आता है धन आवेश, और जो जिसके ऊपर माइनस है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसके ऊपर क्या आया होगा? माइनस आया होगा। त्यागने पर तो क्या आता है? प्लस आता है, और ग्रहण करने पर क्या आता है? माइनस आता है। तो यानी आयनिक यौगिक जो होते हैं जिनमें धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, किसके स्थानांतरण से? इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि इसने तो त्याग दिया और इसने ग्रहण कर लिया, तो स्थानांतरण हो रहा है ना, एक दूसरे में क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है ना। तो स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक या फिर इसे वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। वैद्युत संयोजक यौगिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयन है और आयन का स्थानांतरण हो रहा है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है इसीलिए। और इसमें बॉन्ड भी होते हैं सहसंयोजक, इसलिए इसको वैद्युत संयोजक यौगिक भी कहा जाता है। तो आयनिक यौगिक की परिभाषा हम समझ गए कि आयनिक यौगिक में क्या होता है? धातु से अधातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसे अपन आयनिक यौगिक या फिर वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है, या फिर अपन इसे वैद्युत संयोजक यौगिक कह सकते हैं। इसके उदाहरण जैसे कि NaCl है, यानी आपको पीछे जो लिखा मिलेगा ये सभी जो अधातु होंगे, और आगे जो लिखा हुआ मिलेगा वो क्या होगा? धातु। जैसे सोडियम धातु है, लिथियम भी धातु है, कैल्शियम भी धातु है, यहाँ पर भी कैल्शियम धातु और मैग्नीशियम भी क्या है? धातु। और पीछे Cl लिखा हुआ है, तो Cl गैस है, और गैस जो होती है वो अधातु होती है ज़्यादातर। क्या होती है? अधातु होती है। ठीक है, यानी अपन आयनिक यौगिक के बारे में समझ गए। अब आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ लेते हैं। आयनिक यौगिकों का गुणधर्म, जैसे कि पहला गुणधर्म अपन पढ़ेंगे इसमें भौतिक प्रकृति के बारे में। भौतिक प्रकृति यानी फिजिकल नेचर क्या है आयनिक यौगिक का। तो पहली बात, आयनिक यौगिक जो होंगे सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं। अगर मैं आपको कहूँ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी नमक, तो नमक जो है, नमक के अगर अपन डली की बात करें, नमक का तो नमक एक तरीके से आपको कैसा मिलेगा? ठोस मिलेगा, कठोर मिलेगा। ठोस मिलेगा, कठोर मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? कारण भी जान लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछ ले कि आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, क्यों? आंसर कारण बताइए। तो इसका कारण होगा क्योंकि, ध्यान देना, कभी भी आप कोई प्रश्न बन रहा है तो यहाँ से देखो ये प्रश्न बन गया, तो क्योंकि लगने के बाद में इसका आंसर होता है। ये क्या होता है? इसका आंसर होता है। तो यहीं से प्रश्न बन गया और यहीं पे इसका आंसर लिखा हुआ है। तो आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य, किसके मध्य? विपरीत आवेशित आयन। और विपरीत आवेशित आयन का मतलब है ये प्लस और ये माइनस। तो विपरीत आवेशित आयन, तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल? प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब ये प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल देखो क्या होता है? स्थिर, यानी ये आवेश जो है वो स्थिर है। कैसे हैं? स्थिर है, गति नहीं कर रहे हैं। ये आवेश कैसे हैं? स्थिर है। तो स्थिर आवेशों के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में क्या लगता है? आकर्षण लगता है। यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। तो जैसे कि प्लस माइनस में जो बल लगता है वो आकर्षण लगता है। कौन सा लगता है? आकर्षण का। लेकिन अगर प्लस प्लस की बात करें, यानी समान नेचर के आवेश, उनमें प्रतिकर्षण होता है। माइनस माइनस में भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो आयनिक यौगिक में तो विपरीत प्रकृति के आवेश है, और विपरीत प्रकृति के आवेश में कौन सा लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। और यहाँ पर विद्युत आकर्षण बल क्यों बोला है? क्योंकि आयन यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और स्थिर क्यों बोला है? क्योंकि ये स्थिर आयन है।
तो इनके बीच में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो आवेश अगर परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के होते हैं तो इनके मध्य प्रबल स्थिर विद्युत बल लगता है। ठीक है, जिससे कि इनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, जिससे इनकी प्रकृति हो जाती है भंगुर। भंगुर मतलब क्या होता है, भंगुर मतलब होता है यानी कांच की तरह टूट जाना, यानी बिखर जाना, भंगुर हो जाना, भंगुर सीधा टूट जाना। जैसे कि अगर अपन कहें नमक के अपने पास एक मोटी सी डली, अगर अपन उसको ऊपर से नीचे गिराएंगे तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा, तो वो क्या है, भंगुर है। जैसे कांच के टुकड़े को अपन नीचे पटकते हैं तो वो भंगुर प्रकृति का होता है, तुरंत छिन्न भिन्न हो जाएगा, इधर उधर टूट के फैल जाएगा। तो हमने भौतिक प्रकृति को आसानी से समझ लिया कि आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस एवं कठोर होते हैं। इसका कारण अगर आपसे पूछे तो आप कह देना क्योंकि इसमें विपरीत आवेशित आयन होते हैं, इसीलिए इनके बीच में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है। ये भी हम समझ गए, आकर्षण बल क्यों बोला और स्थिर क्यों बोला, सारी बात अपन समझ गए। इसके अलावा इनकी प्रकृति कैसी होती है, भंगुर होती है, भंगुर होती है। अब देखिए दूसरा भौतिक गुणधर्म क्या है, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि अगर आप आयनिक यौगिक जैसे NaCl ले लिया, अपन एक उदाहरण लेके चलते हैं, NaCl लेते हैं। NaCl जो है वो उसका गलने का जो पॉइंट है ना, टेम्परेचर में अगर तापमान, गलनांक क्या है, गलनांक और क्वथनांक तापमान का एक बिंदु है, एक बिंदु है जिस पर कोई पदार्थ, जैसे गलनांक कहें तो गलता है और क्वथनांक कहें तो उबलता है। तो इसके गलनांक भी ज़्यादा है और क्वथनांक भी ज़्यादा है। गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो बल है आयनों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल जो है वो मजबूत है। यानी विद्युत वाहक बल के दो जोड़े भी पाए वो जो है वो बल है मजबूत है, क्या है, मजबूत है। इसीलिए इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ध्यान कभी पूछ ले, गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों, यानी गलेगा भी क्या होगा, उसका गलनांक भी ज़्यादा होगा, क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से क्यों होता है, क्योंकि ये मजबूत विद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। विद्युत वाहक बल भी बोल सकते हो आप, या फिर आप वो जो अपन ने पहले लिखा था प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये दूसरा भौतिक गुणधर्म था। अब मैं आप लोगों को तीसरा इसका भौतिक गुणधर्म बताता हूँ, घुलनशीलता। चलो आप बताओ, NaCl जो है नमक है, नमक पानी में घुलनशील है, घुलनशील होगा या नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। तो ये जो अपन NaCl की बात कर रहे हैं, LiCl की बात कर रहे हैं, CaCl2 की बात कर रहे हैं, जो आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक एक तरीके से विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। इसका दूसरा नाम है, आयनिक यौगिक का ही दूसरा नाम क्या है, विद्युत संयोजक यौगिक है। और विद्युत संयोजक यौगिक जो होगा जल में घुलनशील होगा तथा इसके अलावा, लेकिन अपन बात करें केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में, विलय और विलायक दो चीज होती है, विलय और विलायक। ये हम जानते हैं, विलय और विलायक ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। विलायक का मतलब है जिसके अंदर आप घोल रहे हो, विलय मतलब जिसे आप घोल रहे हो। जैसे मान लीजिए आप पानी के अंदर नींबू घोल रहे हो, नींबू का रस घोल रहे हो, तो ये पानी तो विलायक हो गया, नींबू का पानी क्या हो गया, विलय हो गया। क्लियर, विलय हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में, अगर मैं आपको कहूँ कि केरोसिन के अंदर नमक डाल दो, केरोसिन के तेल के अंदर, तो क्या घुल जाएगा, क्या नहीं घुलेगा। केरोसिन के अंदर नमक कभी नहीं घुलेगा। केरोसिन में, पेट्रोल में भी आप नमक डाल दोगे कभी नहीं घुलने वाला। अगर आपने कभी मोटरसाइकिल के टंकी में अगर आपने नमक डाल दिया ना, कभी भूल के भी, अगर आप किसी की गाड़ी में नमक डाल दिया तो उसकी गाड़ी खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो घुलनशील ही नहीं है। अगर घुलनशील होता तो वो पेट्रोल के साथ घुल के चला जाता, लेकिन अगर गाड़ी में डाल देंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, जाम होने लग जाएगा उसका पाइप। तो विलायक जो, अगर केरोसिन और पेट्रोल है ना, विलायक अगर केरोसिन और पेट्रोल है तो उसके अंदर तो ये अविलय रहेंगे, यानी घुलेंगे नहीं। आयनिक यौगिक केरोसिन और पेट्रोल के अंदर घुलते ही नहीं है, ध्यान दे लेना, केरोसिन और पेट्रोल के अंदर नहीं घुलते हैं। कभी आप देख भी लेना, आजमा के भी देखें, केरोसिन के अंदर नमक डाल के कभी नहीं घुलने वाला। ऐसा कैसा पड़ा मिलेगा आपको नमक। लेकिन पानी के अंदर डालो, पानी के अंदर डालते खुद घुल जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है। तो पानी के अंदर यानी जल में तो घुलनशील है,
जो आयनिक यौगिक है वो जल में तो क्या है, घुलनशील है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में घुलनशील नहीं है। ये इसकी घुलनशीलता बता दी मैंने आप लोगों को। पानी में तो घुलनशील होता है, केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील होता है। क्लियर है। अब चलो, अब नेक्स्ट गुणधर्म है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो होती है ना, चालकता। मैं आपको चालकता का मतलब बता देता हूँ पहले। चालकता का मतलब है कि प्रतिरोध का मान कम होना, बाधा कम होना, और बाधा कम होगी तो इसके मतलब चालकता ज़्यादा होगी। जैसे अगर अपन चांदी की बात करें तो चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा है, चांदी के अंदर विद्युत धारा बहुत तेज़ी से बहती है। तो यहाँ पर विद्युत चालकता की बात कर रहे हैं तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते। अब बताओ, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक पड़े हैं तो ठोस अवस्था में उनके आयन जो है वो तो बंधे पड़े हैं, और बंधे पड़े हैं तो वो क्या होंगे, उनका चलन नहीं होगा, गति नहीं करेंगे। तो गति नहीं करेंगे तो उनका चालन नहीं होगा, क्योंकि चालन होने के लिए आयनों का बहना जरूरी है, गति करना जरूरी है। लेकिन ठोस अवस्था में आयन क्या है, प्रबल संयोजक बल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक कार्य कर रहा है। तो उस समय तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। गलित अवस्था का मतलब है कि अगर अपन ने उसको पानी में घोल दिया या फिर वो गीला है, आयनिक यौगिक क्या है, गीला। अगर NaCl है, नमक है, अगर वो गीला है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, विद्युत का चालन करने लग जाएगा। लेकिन अगर वो सूखा पड़ा है बिल्कुल, तो कभी भी उसके अंदर विद्युत धारा नहीं बहेगी, चालकता नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में उनके बीच में आयनों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, जिससे कि वो गति नहीं कर पाते हैं। लेकिन घुलनशील होने की वजह से पानी के अंदर यानी गलित अवस्था में उनके आयन गति करने लगेंगे, और आयन गति करने लगेंगे तो विद्युत का चालन करने लग जाएगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो ये हमने भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए 4। ठीक है, हमने आयनिक यौगिक और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म जान लिए। अब हम जानेंगे धातुओं की प्राप्ति, यानी अपन धातुओं की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो धातुओं की प्राप्ति जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को खनिज और अयस्क के बारे में बताता हूँ कि खनिज और अयस्क क्या होते हैं। खनिज का मतलब है, देखो, जिसे अपन ज़मीन से खोद कर निकाले हो, ख से खोद कर निकालना, जिसे ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है उसे अपन खनिज कहते हैं। यानी पृथ्वी की भूप्रपट्टी का मतलब ये जो पृथ्वी है तो इसकी भूप्रपट्टी में यहाँ से यानी यहाँ तक की अगर नीचे तक की बात करें तो भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आपको तत्व मिलेंगे, यौगिक मिलेंगे, सोना चांदी लोहा सब, एल्युमिनियम धातु सभी आपको क्या मिलेगी, इस प्रपट्टी की भूप्रपट्टी के अंदर ही मिलेगी। तो भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को अपन क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जिनको अपन यहाँ से खोद कर भी बाहर निकालते हैं, खनिज का मतलब है खोद कर बाहर निकालना। आपको लोहा चांदी सोना ये सभी ज़मीन से मिलते हैं, इनको बनाया थोड़ी जाता है। ये सभी कोयला कहाँ से मिलता है आपको, ज़मीन से मिलता है। लोहा ज़मीन से मिलता है। पेट्रोल कहाँ से मिलता है, ज़मीन से मिलता है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी से मिलता है। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी में जो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले तत्व और यौगिक को उन्हें अपन क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। और सिंपल से खनिज को अपन ये कह सकते हैं, जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। जमीन से खोद कर निकाले जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक खास बात याद रखना, अगर किसी खनिज के अंदर कोई विशेष धातु है, ध्यान देना, अगर आपने ज़मीन से खोदकर जो खनिज निकाला, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक खनिज ये निकाला और एक खनिज ये निकाला, ठीक है, इस खनिज के अंदर तो कोई विशेष धातु है और इसके अंदर नहीं है, मैंने ज़मीन से खोदकर 2 खनिज निकाले, एक खनिज निकाला, इसके अंदर तो कोई विशेष धातु है, जैसे एल्युमिनियम हो सकती है, लोहा हो सकती है, चांदी हो सकती है, सोना हो सकती है, यानी कोई धातु है इसके अंदर विशेष और इसके अंदर नहीं है। तो जिसके अंदर विशेष धातु पाई जाती है उसे अपन अयस्क के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अयस्क के नाम से जानते हैं। और जिसमें नहीं पाई जाती है तो ये केवल खनिज ही कहलाएगा, ये अयस्क नहीं कहलाएगा। ये केवल क्या कहलाएगा? खनिज ही कहलाएगा, अयस्क नहीं कहलाएगा। अयस्क केवल वही कहलाएगा जिस खनिज के अंदर एक विशेष धातु पाई जाती है। तो ये खनिज भी है
और अयस्क भी है, और ये जो है केवल और केवल क्या है, खनिज है। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर एक लाइन समझना। मैं आपसे पूछता हूँ, एक नए पेज पे चलते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? या फिर मैं पूछता हूं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं। बताओ कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही है? यहां पे कह रखा है सभी खनिज अयस्क होते हैं। अरे मैंने आपको बताया कि अगर खनिज ये दोनों हैं, लेकिन इसमें धातु पाई जा रही है तो ये अयस्क कहलाएगा, ये नहीं पाई जा रही तो ये नहीं कहलाएगा। तो इसका मतलब सभी खनिज अयस्क नहीं होते। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो ये बात गलत है। ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। तो ये बात क्या है, गलत है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कंपटीशन वाले के, जो अपन आगे जाके कंपटीशन का एग्जाम देते हैं RSIS का, तो वहाँ पर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, क्या दोनों ही सही है या फिर एक सही है? तो आप यहाँ पे कहो कि केवल जो बात सही है वो कौन सी है, ये बात सही है। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला गोला तो आएगा ही ना, ये अयस्क भी है और क्या खनिज भी है, जिसके अंदर विशेष धातु पाई जा रही है, तो ये अयस्क भी है और खनिज भी है। तो सभी अयस्क जो होंगे वो खनिज ही होंगे, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ खनिज ऐसे हैं जिनके अंदर धातु पाई नहीं जाती है, और जो जिसमें धातु पाई नहीं जाती है तो वो अयस्क नहीं कहलाता, वो अयस्क नहीं कहलाता। तो आप समझ गए अब। तो इसका मतलब, तो ये लाइन याद कर लेना, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखना। चलते हैं अपन अपने पेज पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं धातुओं का निष्कर्षण। देखो धातुओं का निष्कर्षण का मतलब है कि आपने धातुओं की प्राप्ति कर ली, अब धातुओं का निष्कर्षण निकालना है उसको। निष्कर्षण का मतलब निकालना है। तो देखिए कुछ धातुएं भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि सोना चांदी, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इनको तो आप निकालेंगे। तथा कुछ धातुएं जो होती है वो यौगिकों के रूप में मिलती है। किसके रूप में मिलती है? यौगिकों के रूप में मिलती है। तो सक्रियता की श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी मैंने आप लोगों को बता दिया, सक्रियता श्रेणी। और अगर आप नहीं जानते हो तो शॉर्ट वीडियो में जाके आप देख लेना सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसकी टेबल को कैसे याद किया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जो होती है, नीचे आने वाली धातुएं वो सबसे कम क्रियाशील होती है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी जो अपन बनाते हैं वो अवरोही क्रम में बनाते हैं, यानी ज़्यादा से कम की तरफ होता है। तो सबसे नीचे क्या आता है? HgAgAu, HgAgAu आता है। तो ये तो मरकरी है, ये चांदी है, ये सोना है, तो कम क्रियाशील होते हैं, सबसे कम क्रियाशील होते हैं। तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि, ये सभी तो स्वतंत्र अवस्था में मिल सकती है। तो धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो कुछ तो स्वतंत्र अवस्था में होती है और कुछ क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती है। तो उनसे धातुओं को निकालना होता है अलग से, उन अशुद्धियों को हटाकर, क्योंकि उनके साथ अशुद्धि लगी रहती है, तो उन अशुद्धियों को हटाकर अपन उसमें से धातुओं को अलग करते हैं। तो उससे अपन धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुएं जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है। सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर पाई जाने वाली जो धातु होती है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी बहुत अधिक क्रियाशील होती है, जो कि स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। तो ये स्वतंत्र रूप में नहीं है, तो इनमें से धातुओं को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उनकी अशुद्धियों को हटाएंगे। और अशुद्धियों को हटाएंगे तो इसका मतलब है उससे अपन कहेंगे समृद्धिकरण। क्या कहेंगे? समृद्धिकरण। और यहाँ पे लिखा हुआ अयस्क, तो आप समझ गए कि इसके अंदर कोई ना कोई धातु है, कोई ना कोई धातु है। तो यहाँ ये टॉपिक है अयस्कों का समृद्धिकरण। तो अयस्कों का समृद्धिकरण देखो क्या होता है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में आपको मिट्टी भी साथ में मिलेगी, रेत मिलेगी, बहुत सारी अशुद्धियाँ उसके साथ में मिलेगी। तो ये जो बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है ना, अयस्क के साथ में जो बहुत सारी जो अशुद्धियाँ होती है उसे अपन गैंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गैंग। उसे क्या बोलते हैं अपन? गैंग। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है गैंग किसे कहते हैं, तो आप कह देना अयस्कों के साथ में जो अशुद्धियाँ होती है उस अशुद्धियों को ही गैंग कहा जाता है।
अयस्कों के साथ में जो अशुद्धियाँ होती है उसे अपन क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। जब भी आप समृद्धिकरण करोगे, अयस्कों का क्या करेंगे, समृद्धिकरण करेंगे, तो सबसे पहले किसको हटाएंगे, अशुद्धियों को। तो अशुद्धियों को हटाना यानी गैंग को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है, गैंग को हटाया जाता है। अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, अब ये तो है ही नहीं कि आप अशुद्धि हटा रहे हो तो पानी से सीधी सारी अशुद्धि हटा दी, पानी से थोड़ी हट सकती सारी अशुद्धियाँ। अरे कुछ धातुएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। अब मैं आपसे कहूँ कि किसी आपको कलर को हटाना है बहुत ज़्यादा, तो कलर को हटाना है तो आप क्या पानी से कलर को हटा दोगे क्या, तो उसके लिए कोई केमिकल यूज़ करना पड़ेगा, तभी हटेगा, तभी हटेगा। कपड़ों पे दाग धब्बे हैं, कपड़ों पर दाग धब्बे, तो दाग धब्बे क्या केवल पानी से हट जाता है क्या, उसके लिए आपको डिटर्जेंट यूज़ करना पड़ेगा। उसी तरीके से अयस्कों से अशुद्धि को हटाने के लिए, अशुद्धियों को हटाने के लिए आपको भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, यानी उसका गुणधर्म कैसा है, जो अशुद्धि उसके साथ लगी हुई है। जैसे मान लीजिए अशुद्धि है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट धातुएं उसके साथ जुड़ी हुई है, तो कार्बोनेटों को अलग अलग करने के लिए अलग विधि होती है, सल्फाइडों को अलग करने के लिए अलग होती है। तो यहाँ पर अपन क्या पहचानेंगे, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अपन अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके, अलग अलग तकनीकों का उपयोग करके क्या करेंगे, इन गैंग को हटाएंगे, इन गैंगों को क्या करेंगे, हटाएंगे, अलग अलग तरीके अपनाकर। तो ऐसे नहीं कि आपने पानी में डाला और अशुद्धियाँ हट गई, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उससे अलग अलग तरीके की अशुद्धियाँ जुड़ी हुई है। तो उनका पहले तो अपन गुणधर्म जानेंगे कि भई अशुद्धि कौन सी गुणधर्म की है, इसका भौतिक गुणधर्म देखेंगे, रासायनिक गुणधर्म देखेंगे, फिर उनके तरीके अपनाएंगे कि भाई इसको अपन कैसे हटा सकते हैं। तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तरीकों से अपन गैंग को हटाने में किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखिए सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में जो नीचे आने वाली धातु होती है, नीचे, अरे नीचे कौन सी धातु आएगी, मैंने अभी आपको बताया Hg, Ag, Au, ये धातु आएगी। तो नीचे जो आने वाली धातु होती है वो कम क्रियाशील होती है, तो कम क्रियाशील होती है तो इनके धातुओं के ऑक्साइड जो बनेंगे, जैसे कि मरकरी ऑक्साइड बनेगा, सिल्वर ऑक्साइड बनेगा, है ना। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइडों को आप गर्म करने से ही प्राप्त कर सकते हो। भाई ये जो धातुएं जो है ना, इन धातुओं के ऑक्साइडों को आप केवल गर्म करके प्राप्त कर सकते हो। जैसे पारा जो है ना, पारा अपन मरकरी को ही बोलते हैं। पारा किसको बोलते हैं, मरकरी को। तो पारे का एक प्रमुख अयस्क है, ध्यान देना, प्रमुख अयस्क का मतलब है कि इसमें से आपको पारा मिलेगा, और उस अयस्क का नाम है सीनाबार। क्या नाम है, सीनाबार। सीनाबार का सूत्र होता है HgS, मरकरियस सल्फाइड। तो मरकरियस सल्फाइड को अपन क्या बोलते हैं, इसका साधारण नाम क्या होता है, सीनाबार। क्या होता है, सीनाबार। तो इस सीनाबार से आप कौन सी धातु को अलग कर सकते हो, मरकरी को अलग कर सकते हो। नहीं समझ में आया, देखो दोबारा बताता हूँ, देखो HgS, ये जो सूत्र है इसे अपन रासायनिक नाम बोले तो इसका मरकरियस सल्फाइड होगा, क्योंकि ये मरकरी, एस का मतलब सल्फाइड होगा, लेकिन इसका साधारण नाम होता है सीनाबार। तो ये सीनाबार जो है ये अयस्क है, अयस्क। और अयस्क किसका है, कौन सी धातु इसके अंदर है, मरकरी धातु है। मरकरी को अपन पारा भी बोलते हैं। तो ये पारे का क्या हो गया, अयस्क हो गया, पारे का अयस्क हो गया, ठीक है, पारे का अयस्क हो गया। अब जो नीचे आने वाली धातु होती है तो अपन इनको गर्म करेंगे तो इनके आपको धातु के ऑक्साइड ऐसे मिल जाएंगे। धातु के ऑक्साइड जो मिलते हैं वो गर्म करने से मिल जाएंगे, तो देखो, तो सक्रियता श्रेणी के अपन जो सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण तो कैसे कर सकते हैं, गर्म करने से ही उसके ऑक्साइड मिल जाएंगे। अब देखिए सक्रियता श्रेणी के बीच में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, और बीच में आने वाली धातु होगी आयरन, जिंक और कॉपर। कौन सी होगी, आयरन होगा, जिंक होगा और कॉपर होगा। तो इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है वो मध्य में होती है, बीच में होती है। तो प्रकृति में धातुएं ज़्यादातर सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में मिलेगी आपको, जैसे कि आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तो ये जो है सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। तो इसके लिए दो विधियां हैं, एक है भर्जन और एक है निस्तापन। तो भर्जन जो विधि होती है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए काम आती है, और निस्तापन जो आती है वो कार्बोनेट अयस्क के लिए काम आती है। तो भर्जन विधि का मतलब क्या है, देखो समझना।
सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन। अब आप समझ रहे कि सर ऑक्साइड में क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि शुद्धिकरण की सबसे पहली विधि है कि आप धातुओं के ऑक्साइड बनाओ। धातु के क्या बनाओ? ऑक्साइड। तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ये ऑक्साइड में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन भर्जन कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, जिंक सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन के साथ में गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ में करेंगे तो क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। इसके बाद में देखो निस्तापन क्या होता है। निस्तापन का मतलब मैंने आपको बताया कि जो कार्बोनेट अयस्क है उनको सीमित वायु में, किसमें? ज़्यादा वायु नहीं, सीमित वायु, सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट भी जो होता है, इसको भी अपन गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है ना। तो इसको अपन बोलते हैं निस्तापन विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? निस्तापन। यानी कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो यह प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। ये हो गई निस्तापन अभिक्रिया। तो हमने दो अभिक्रिया यहाँ पर जाने, दो विधियाँ जानी। एक तो जानी भर्जन और एक क्या जानी? निस्तापन। तो इनमें अगर अंतर पूछा जाए, अंतर आप बता सकते हो कि भर्जन विधि जो काम आती है वो सल्फाइड अयस्कों के शुद्धिकरण में काम आती है और निस्तापन जो आती है वो कार्बोनेट अयस्कों के शुद्धिकरण में काम आती है। किसके काम आती है? कार्बोनेट अयस्कों के। ठीक है। और इसमें अपने को फुल वायु चाहिए और इसमें सीमित वायु चाहिए। सीमित वायु चाहिए, ध्यान रखना। इसमें कौन सी वायु चाहिए? सीमित वायु। इसमें कितनी भी हो सकती है लेकिन इसमें सीमित वायु होगी। और इन दोनों में ही धातु के ऑक्साइड मिलेंगे। आप क्या मिलेंगे? धातु ऑक्साइड। क्योंकि शुद्धिकरण की सबसे पहली विधि क्या है? उनको धातु के ऑक्साइड में बदलो। तो धातु के ऑक्साइड में बदलने की ये विधि हो गई है। ठीक है। अब देखिए थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? देखिए थर्मिट अभिक्रिया, थ से आपको पता चल रहा है थर्मल। थ से आप याद करो थर्मल। थर्मल का मतलब है गर्म। थर्मल का मतलब क्या हो गया? गर्म। तो देखो थर्मिट अभिक्रिया जो काम आती है वो पहली बात तो रेल की जो पटरी होती है, जो मशीनें, जो पुर्जे होते हैं, उनके बीच में अगर दरार पड़ जाती है तो उनको जोड़ने के काम आती है। थर्मिट अभिक्रिया रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के काम आती है। अब इसमें क्या करते हैं अपन थर्मिट अभिक्रिया में? जो आयरन का जो ऑक्साइड होता है, यानी अपन ने जैसे मान लो आयरन सल्फाइड था तो अपन ने उसको ऑक्साइड में बदल दिया। तो आयरन का जो ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड कौन सा होगा? Fe2O3 होगा। तो Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का, एल्युमिनियम की अभिक्रिया, यानी इसके साथ में अपन किसकी अभिक्रिया करवाएंगे? एल्युमिनियम की। जैसे वेल्डिंग जो करवाते हैं ना अपन, तो वेल्डिंग में क्या करते हैं अपन? एक रोड लेते हैं, उसी रोड को तो गर्म करके चिपकाते हैं अपन। तो ये एक तरीके से थर्मिट अभिक्रिया है। तो थर्मिट अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी। कौन सी अभिक्रिया हो गई? एक तरीके से ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो थर्मिट अभिक्रिया एक तरीके से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो यानी अपन थर्मिट अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 की अभिक्रिया किससे करवाएंगे? एल्युमिनियम के साथ में। तो आयरन अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा और ऊष्मा बाहर निकलेगी। जैसे वेल्डिंग करवाने के बाद में वो लोहा गर्म रहता है बहुत देर तक, वैसे यहाँ पर ये भी होने वाला है। तो इसका उपयोग भी आपको याद करना है। रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में थर्मिट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। और थर्मिट अभिक्रिया के अंदर आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराई जाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि थर्मिट अभिक्रिया में किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है धातुओं का निष्कर्षण अपन करेंगे। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली ऊपर स्थित धातुओं का। तो देखो कार्बन, कार्बन के बारे में आप क्या जानते हो? कार्बन एक ऐसा यौगिक है जिसके प्रकृति में कार्बन एक ऐसा तत्व है, एक धातु है जो सबसे कम मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी इसके बहुत ज़्यादा यौगिक आपको मिलते हैं, बहुत ज़्यादा यौगिक मिलते हैं। तो कार्बन के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन? ऊपर आने वाली जो धातु हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करा देंगे। अपचयन करा देंगे। क्या करा देंगे? अपचयन। क्या आपको पता है अपचयन? अपचयन का मतलब क्या है? उपचयन का मतलब तो अपन ने पढ़ा था ऑक्सीजन का जोड़ना, और अपचयन का मतलब पढ़ा था ऑक्सीजन को निकालना। तो कार्बन के द्वारा अपन क्या कर देंगे? इनके ऑक्साइड का क्या करवा देंगे अपन? अपचयन करवा देंगे। ऑक्साइड का क्या करा देंगे? अपचयन। तो जिससे कि धातुओं में परिवर्तन
इन्हें धातु में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को अपन क्या करेंगे, विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त करेंगे। भाई इनका सीधे अपन इनको धातु में परिवर्तित नहीं करवा सकते, इसीलिए इनके लिए विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा, ये विधि याद रख लेना। विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा अपन जो सबसे ऊपर आने वाली जो धातुएं होती है उनका निष्कर्षण कर सकते हैं, और किसके द्वारा, विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग पार्ट नंबर 3 में देखेंगे, क्योंकि अपन इस चैप्टर के 3 पार्ट, पहला और दूसरा ये है, और तीसरे पार्ट के अंदर अपन जो भी बचा हुआ है इसका वो कंप्लीट करा देंगे। एक आपके लिए इम्पोर्टेंट नोट है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप मैसेज कर देना और आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आप, और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।